हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो तरीका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही थी, उनका ये कहना था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके तब वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कैसे वहाँ पर एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकते थे, जिसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग था, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग था, एक जीरो ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता था, वो मैंने आपको बताया था। फिर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था, पाई बॉन्ड कैसे बनता था, क्या क्या तरीके होते थे, कौन मजबूत है कौन कमजोर है, ये सारी चीजें वहां पर हो गई थी। फिर मैंने आपको हाइब्रिडेशन का भी कॉन्सेप्ट बताया था, और हाइब्रिडेशन में मैंने आपको बताया था कि वहां पर दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते थे। वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते थे उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते थे, और इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वो जो ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज होते थे उनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि जब वो मिलते हैं, मिल करके जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उनकी एनर्जी, उनके शेप सब एक जैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट था। और हाइब्रिडेशन को देख करके अगर वहां पर मानते हैं कि जिस सेंट्रल एटम का जिसका हमसे हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है, या फिर जिसका हमें हाइब्रिडेशन पता है, और हमें वहां पर पता था कि अगर उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम उसका स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्री भी बता सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। जैसे कहा कि अगर sp हाइब्रिडेशन है बिना किसी लोन पेयर के तो लीनियर होगा, sp2 है तो आपको उधर ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ऐसा टेट्राहेड्रल। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर। अगर आप नहीं देखे तो वहां पर जाकर इसको देख सकते हो। आज हम लोग क्या करते हैं, उसी को ही थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम बेस्फर थ्योरी भी शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं। और ये क्या बताता है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों ये अप्लाई किया जा रहा है, चले आते हैं इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो, बात यहां पर यह है कि अगर मैं आपको बताऊं होता क्या है, जैसे कि लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको जो बताया था उसकी वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है फिर से। अगर इसे BF3 की बात करते हैं, अगर आप BF3 को देखोगे तो BF3 क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे यहां पर होगा। ठीक है, ये बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्डिंग की और यहाँ पर 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना। हमसे पूछा इसका हाइब्रिडेशन क्या बताते हैं, यहाँ पर हो जाएगा sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और हाइब्रिडेशन sp2 है तो यहाँ पर इनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल हम देखेंगे 120 हमें देखने को मिलता है। और ये क्या हो जाएगा बताओगे, ट्राइगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर, फिर ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वही अगर CH4 की बात करते हैं, अगर इनको हम देखेंगे ऐसे, और यहां पर इसको देखेंगे तो आप बताइए टेट्राहेड्रल। कैसा अरेंजमेंट है इनका, टेट्राहेड्रल। कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसको 109.5 डिग्री आप कह सकते हैं, 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, फिर 109 डिग्री 28 मिनट। एक लाइन ऐसा पाई आपको यहाँ पर खींचा, इसको मतलब मिनट्स की बात करें। और इनका जो अरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हम लोग करते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, अब बताओ कि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होगा। मैंने कहा केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी काउंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर दो ही सिग्मा में दिख रहा है, ना तो कोई लोन पेयर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज। बताओ कि sp हो जाएगा। और sp के केस में आपको बिना लोन पेयर के जब हमसे पूछा जाएगा बॉन्ड एंगल, आप बताओगे 180 का होता है, और क्या हो जाएगा, वो लीनियर होता है। ये सारी चीजें तो पिछले टर्म वाला है। ठीक है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि वहां पर लोन पेयर नहीं था, सब इस टाइप के कंपाउंड से, तो बड़ी आसानी से हम उनका अरेंजमेंट बता देते थे कि उनका स्पेस में कैसा अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल है कि ट्राइगोनल प्लेनर है कि वहां पर लीनियर है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सेंट्रल मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आना से, या फिर सेंट्रल एटम के ऊपर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन आने लगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर्स आने लगे, क्या तब भी वही अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा उस हाइब्रिडेशन के साथ? जैसे sp2 हाइब्रिडेशन के साथ हमें अभी ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन किसी के पास हो, उसके पास एक लोन पेयर हो, क्या तब भी ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा? अगर हमें यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन, जैसे कार्बन के यहाँ पर कैसा था, अब बताओ, या तो sp3 था, sp3 हाइब्रिडेशन था, कोई लोन पेयर नहीं था, आपने कहा तो टेट्राहेड्रल। सवाल आता है अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता और एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता, क्या तब भी टेट्राहेड्रल होगा? तो नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हाइब्रिडेशन हो सकता है आपका सेम हो, ठीक है, लेकिन अगर वहां पर लोन पेयर्स अगर बढ़ते चले जा रहे हैं, लोन पेयर के नंबर वहां पर बढ़ते चले जाएंगे, तो लोन पेयर क्या कर जाता है, वहां पर रिपल्शंस लगाता है। ठीक है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े, तो वहां पर क्या हो जाता है, लोन पेयर की वजह से काफी ज्यादा रिपल्शंस क्रिएट होता है। और जो बॉन्ड्स पहले से हैं, पहले मान लेते हैं ऐसे थे, और जब यहाँ पर लोन पेयर आ रहे हैं तो उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो रिपल्शंस नहीं चाहते।
वो रिपल्शंस को मिनिमाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कर जाता है, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को सिकोड़ने लगते हैं। तो जब वो सिकोड़ते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है उनका, बदलने लगेगा। जो पहले कुछ और बॉन्ड एंगल था अब कुछ और बॉन्ड एंगल हो जाएगा। जब बॉन्ड एंगल बदलेगा तो जाहिर सी बात है उनका अरेंजमेंट बदलेगा, उनका अरेंजमेंट बदलेगा तो उनका स्ट्रक्चर वगैरह भी क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा। तो यही पूरी कहानी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल्स लेकर के समझाता हूं, इसको मिटाता हूं यहां पर। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं, हमारे पास 3 कंपाउंड मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक CH4 है और एक अमोनिया है और एक H2O है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी आखिर बताना क्या चाह रहा है। पहले हम समझे तो समस्या, तब पता चले कि वो क्या बता रहे हैं। CH4 में अगर हमें कार्बन से पूछा जाए कार्बन का एडिशन क्या होगा, बताओगे ये तो sp3 होगा। अच्छा, अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या होगा बताओ। अब बताओगे 3 हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन मतलब उतना सिग्मा बॉन्ड, और एक लोन पेयर, टोटल 4 है। 4 का मतलब यहाँ पर आप बताओगे भाई ये भी हमारा sp3 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का आपको बताना है, किसका बताना है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के पास अगर आओ 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तो है, और कितने लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े 2, टोटल 4 का मतलब यहाँ पर भी sp3, ऐसा कुछ हो जाता है। और हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 है, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं sp3 है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल देखते हैं लगभग ऐसा पूरा एग्जैक्ट नहीं 109 के आसपास आता है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं वो 107 के आसपास, ऐसे आप मान लेते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिल रहा है वो लगभग 105 के आसपास आ जाता है, ठीक है। ऐसे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं, मतलब आपको ऐसा राउंड फिगर करके बताया जा रहा है। तो सवाल आता है sp3 तो ये भी है, sp3 तो ये भी है, sp3 वो भी है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 109 से फिर यहाँ पर 107 फिर 105, ऐसा लग रहा है 2-2.5 डिग्री ऐसा लग रहा है कम होता जा रहा है। और सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है भाई, sp3 हाइब्रिडेशन सब लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट था, क्या था, लोन पेयर। और यहाँ पर अगर आते तो यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि लोन पेयर अगर उसके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो होगा क्या पता है, वहां पर रिपल्शंस होता है। ये लोन पेयर बड़े खतरनाक है, ठीक है। रिपल्शंस लगाते हैं, जब रिपल्शंस लगाता है तो बॉन्ड जो पहले कुछ और अरेंजमेंट में था तो अपने एंगल को एडजस्ट करेगा, और एंगल को एडजस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उनका अरेंजमेंट बदल जाएगा। तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपको ये बताता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर के नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो उनका जो बॉन्ड्स होता है, जो पहले से उनके पास बॉन्ड पाए जा रहे हैं, वो वहां पर रिपल्शन उनके ऊपर ज्यादा लगने लगता है, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए वो अपने बॉन्ड एंगल को बदलते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज्योमेट्री वगैरह जो हो जाती है, स्ट्रक्चर वगैरह क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। यही होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आ समझ में, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो दिक्कतें आएंगी। चल, जैसे कि आगे चल के मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो इनका जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे आपको ये टेट्राहेड्रल ही मिलेगा। कैसा मिलेगा भैया, टेट्राहेड्रल। अब लग रहा है ये हमारे पिरामिडल मिलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये कैसा मिलेगा आपको पता है, अब आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये तो बेंट शेप का हो जाता है। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देख रहे हैं। और ये मान के चलो एक ऐसा टॉपिक है ये, यहाँ पर अभी डिफरेंट हाइब्रिडेशंस के साथ अब डिफरेंट वहाँ पर वो देखेंगे, वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बदलेंगे, उनके लोन पेयर कैसे कैसे आते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मान के चलो कि कभी कभार एक आध साल ये गैप देते हैं, नहीं तो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम वगैरह में चाहे वो जेईई मेंस का हो चाहे नीट का हो, तो इससे पूछते रहते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या सीखना उसको भी, पहले इनकी कहानी सुनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कह देते हैं। इफ द सेंट्रल एटम पजेस ओनली बॉन्ड पेयर, क्या रख रहा है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग्स विद इन आइडेंटिकल एटम्स, देन शेप ऑफ कंपाउंड्स इज सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री। कह रहे हैं कि अगर हमारा सेंट्रल मेटल कोई हो और उससे जो भी लोग जुड़े हुए सब सेम टाइप के लोग जुड़े और कोई भी लोन पेयर ना हो, तो इस समय जो भी हमें वहां पर उनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, उसकी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एक रेगुलर ज्योमेट्री देखने को। जैसे कार्बन से जो भी जुड़े सब हाइड्रोजन ही और कोई लोन पेयर नहीं, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री बनाती है। और ऐसे अगर हम बात करते हैं, कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन ही जुड़ा है,
और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई भी लोन पेयर नहीं रखता है तो यहाँ पर इसकी रेगुलर ज्योमेट्री में देखने को मिलती है। लेकिन समस्या अब आपको समस्या बताने जा रहा है, और समस्या कुछ यहाँ पर देखो आपको क्या बताता है। इफ द सेंट्रल एटम पजेस बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, साथ ही साथ क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, बॉन्ड तो था ही, लेकिन अब वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी आने लगा। देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी अनसिमेट्रिकल। अब तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। याद रखना, जब वहां पर इसके ऊपर वाले केस में वो सब सिमेट्रिकल थे, जब कोई लोन पेयर ना हो, सेंट्रल मेटल अगर हमारा क्या हो जाता है, केवल एक ही टाइप के लोगों से ही जुड़ा है, ठीक है, और कोई लोन पेयर नहीं बचा है, जितने सराउंडिंग एटम सब सेम टाइप के, तो वो क्या हो जाता है, अब बताओ किसको कहते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको, इसी के बाद जस्ट बाद में आपको बताऊंगा कि हम देखेंगे वहां पर पोलैरिटी, तो आप देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लोन पेयर आने लगा तो अब वहां पर सिमेट्री नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल होने लगते हैं। दैट इज द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल विल बी डिस्टर्ब, मतलब उनका जो बॉन्ड एंगल पहले कुछ हुआ करता था अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शंस, वहां पर रिपल्शंस की वजह से बिटवीन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से पूरी समस्या होने लगी, तो उन्हीं के रिपल्शंस की वजह से सारी चीजें होंगी। अब रिपल्शंस का क्या ऑर्डर होगा वो देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, बॉन्ड तो है ही, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस किस फॉर्म में है, एक तो बॉन्ड के रूप में भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, और लोन पेयर मतलब वो खाली इलेक्ट्रॉन बैठे हुए। तो इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में दिखेगा, कि लोन पेयर फॉर्म में और दूसरा बॉन्ड पेयर के फॉर्म में। तो अब इनके बीच में रिपल्शंस का क्या ऑर्डर होगा वो ध्यान देना। अब आपको पता है लोन पेयर खाली पड़े इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं उनको, बस रिपल्शन पर रिपल्शन लगाते जा रहे हैं, इसलिए कह रहा है लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर किसका, लोन पेयर का किसी बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन रिपल्शन लगाएगा, जो बिजी होते हैं, जो खाली बैठे हैं वो सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। लोन पेयर क्या खाली बैठा मस्त रिपल्शन लगा रहा है, और बॉन्ड पेयर ये क्या कर रहे हैं, वहां पर बॉन्ड में बिजी हैं, बेचारे काम धंधा कर रहे हैं, तो उनको रिपल्शन लगाने का उतना फुर्सत नहीं है, इसलिए बॉन्ड पेयर याद रखना, वो सबसे कम रिपल्शन लगाते हैं। और सबसे ज्यादा कौन, जो खाली बैठे हैं, कोई बॉन्ड वॉन्ड बनाना है नहीं, बस में बैठे हैं, बस रिपल्शन लगा रहे हैं। तो इसलिए लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ये नीट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पर ये रिपल्शन का ऑर्डर है। अगर कोई कंपाउंड है उसके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो। बाई इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5। ऐसा कोई डाटा नहीं है, मतलब ऐसा हम देख रहे हैं वहां पर लगभग 2 से 2.5 डिग्री के आसपास का एंगल सिकुड़ने लगता है। जैसे कह रहे कि यहाँ पर आपको देखा, ठीक है, बताया यहाँ पर क्या हो जाता है कि CH4 sp3 हाइड्रोजन है, ठीक है, अमोनिया ये भी sp3 हाइड्रोजन लेकर के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 107 के आसपास। वाटर ये भी sp3 लेकर के बैठा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 105 के आसपास। तो हम देख रहे हैं सबके सब sp3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन उनका बॉन्ड एंगल क्यों घटते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर आ रहे हैं उनके ऊपर रिपल्शंस लगा रहे हैं, उनको धक्के मार रहे हैं, तो बेचारे वो सिकुड़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम अपनी जगह पे ही बने रहेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। वो अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में उनको पता है इनके मुंह कौन लगे ना, ये लोन पेयर्स हैं, इसलिए बेचारे अपने आप को क्या कर जाते हैं, सिकोड़ लेते हैं, कि जिससे कि वहां पर क्या हो जाए, एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर ले जहां पर मिनिमम रिपल्शन झेलना पड़े, ठीक। चलो अब यहाँ पर एक टेबल है, लेकिन इसको मैं आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैं यहाँ पर एक टेबल बता रहा हूँ, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन मैंने कहा कि यही जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी का मेन आपसे क्या करेगा कि कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक साइड क्या करता है, वहां पर कंपाउंड्स दे देगा, दूसरी साइड उनके स्ट्रक्चर्स के नाम दे देंगे और कहेगा इसको सही मिला करके बताओ, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो चलो आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आपको वहां पर ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर हाइब्रिडेशंस लिखना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसे, सबसे बड़ा हाइब्रिडेशंस जो हम लोग देखते हैं sp3d3, फिर यहाँ पर बात करने वाले sp3d2। अब इसको देखते जाएं कि क्या कैसे करना है हम लोग को। sp3d, फिर यहाँ पर sp3 और यहाँ पर sp2। sp को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्यों बाद में बताऊंगा। ये हमारे हाइब्रिडाइजेशंस थे, जैसे कि जिसका भी आपसे स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जाएगा
पहला काम हमारा होगा कि हम उनके हाइब्रिडेशन को लिखें, ठीक है। जो भी हाइब्रिडेशन है मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, उसी के हिसाब से पूरा हाइब्रिडेशन करेंगे। अब यहाँ पर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, ऐसे। अब देखना यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर कोई sp3d3 हाइब्रिडेशन है तो उसमें मैक्सिमम अगर लोन पेयर होगा तो कितना हो सकता है पता है, 1। और अगर sp3d2 है तो इसमें आपको 1 भी देखने को मिल सकता है लोन पेयर, और 2 भी आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा लोन पेयर की संभावना जो आपको मिलेगी वो sp3d में मिलेगी। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, और यहाँ पर 3 भी हो सकता है। और फिर आते हैं sp3, इनके पास कह रहे हैं भाई अगर मिलेगा तो 1 मिलेगा, और बहुत ज्यादा मिलेगा तो 2। और sp2 भी कह रहे हैं अगर मेरे पास कभी मिला तो बहुत ज्यादा मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो पहले आपको ये देखना है कि मैं कैसे आपको बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर बता रहा हूं, क्योंकि आपको तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। sp3d3, फिर यहाँ पर सबसे बड़ा हाइब्रिडेशन, फिर से थोड़ा सा छोटा sp3d2, फिर sp3d, अब d हटा, sp3, फिर sp2। तो ऐसे क्रमशः अगर आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट बताया, यहाँ पर कितने लोन पेयर, 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 1। ऐसा लग रहा है कि लोन पेयर के नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा घटता जा रहा है, ये तो हो रहा है। अब देख रहे 1, फिर इसमें 1 2, फिर 1 2 3 तक पहुंचा, फिर वही ऑर्डर, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है यहाँ से 1 2 1, ये यहाँ पर हो जाता है। और अगर कभी आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिले, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वहां पर आपको ध्यान देना। अगर 1 आपको देखने को मिलता है sp3d3 में, अगर मिलेगा तो 1 मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा, अगर होगा भी तो 1 होगा। तो याद रखना, तो वो कैसा होता है वहां पर, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाता है भाई, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक, ऐसे। अगर sp3d2 है तो, और उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो याद रखना अगर 1 है तो यहाँ पर वो पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसा पिरामिडल, अभी आगे बताऊंगा, पिरामिडल। और अगर 2 है, ये 1 के लिए, ठीक है, अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लेनर, ठीक है, ऐसे। तो याद रखना sp3d2 में लोन पेयर के साथ 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक पिरामिडल वाला और एक हो जाता है प्लेनर वाला। और आते हैं sp3d के पास, इसके पास क्या क्या हो सकता है ये ध्यान देना। इसके बाद कहता है ये शी शॉ शेप्ड हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, सी शॉ शेप्ड हो सकता है। क्या हो जाएगा, सी शॉ शेप्ड। और यहां पर इसको कहते हैं ये कैसा हो जाएगा आपका, ये टी शेप्ड होगा। और यहां पर थर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान देना, क्योंकि देखने में नहीं लगता है, अब अंदर जाएंगे यहां पर तब आपको पता चलेगा। ये लीनियर हो जाता है। कैसा होता है भाई, लीनियर। कैसा होता है, ये लीनियर होता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं sp3 1 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिडल होगा, पिरामिडल। लेकिन कैसा पिरामिडल, लगा के देखेंगे। और अगर 2 लोन पेयर आ जाता है sp3 के पास, इसको कहते हैं ये वेंट शेप होगा। कैसा हो जाएगा, वेंट शेप। और sp2 अगर 1 लोन पेयर रखने लगे, इसको भी कहते हैं भाई तुम भी वेंट शेप हो। तो इनका अरेंजमेंट जैसा हो जाता है वही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लोन पेयर की वजह से वो कैसे कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से sp3d3, sp3d2, sp3d, sp3, sp2। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर इसको जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल। फिर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो सकते हैं, 1 और 2, 1 हुआ तो पिरामिडल, 2 हुआ तो प्लेनर। और sp3d पे याद रखना 3 हो सकते हैं वहां पर, 1 हुआ तो शीशा शेप, 2 हुआ तो टी शेप, और 3 भी आ जाए तो वहां पर कहते हैं लीनियर। और याद रखना यहाँ पर sp3 की बात करते हैं तो अगर 1 हुआ तो पिरामिडल, 2 हुआ तो बेंड शेप, और यहाँ पर अगर बात करते हैं sp2, उस पर 1 ही हो सकता है मैक्सिमम, अगर होगा तो बेंड शेप होता है। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना है हमें, ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। जहाँ पर P से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, जैसे यहाँ पर पिरामिडल, प्लेनर, पिरामिडल, इनके नाम से पहले एक नाम और हम ऐड करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो हम इसको बस ऐसा हिंट हम लोग तरीके से इसको याद करते हैं। यहाँ पे इसके लास्ट में डी के ऊपर क्या आ रहा है, जो आखिरी हाइब्रिडेशन में है जो डी यूज हो रहा है वो 2 है। तो 2 से हम ऐसा एक टर्म याद रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक, स्क्वायर आप याद कर सकते हैं। तो ये कैसा पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और प्लेनर है चूंकि ये भी पी से स्टार्ट होता है तो इसके लिए भी हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर। 2 की वजह से क्या यूज कर लिया, स्क्वायर। तो अगर sp3d2 है 1 लोन पेयर तो कहेंगे भाई ये स्क्वायर वाला पिरामिडल है। sp3d2 और 2 लोन पेयर तो स्क्वायर वाला प्लेनर है। इसके अलावा ये तो आपको हुआ। फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम इनका सहारा लेंगे तो 3 का मतलब ऐसे नहीं यहाँ पर स्क्वायर बोला तो वहाँ पर क्यूब बोल देंगे, नहीं,
यहाँ पर 3 से हम लिखते हैं इसको ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, वैसे ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राइगोनल पिरामिड। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि अब मैं आपको यहाँ पर ऐसा कोड भी बना देता हूँ जैसे कि आपको याद रहे वो, ठीक है। यहाँ पर चलिए कोड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि कह सकते हैं ओ प्रेम प्रकाश सीटी लाओ पर बनी बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सीटी मंगाई जा रही है प्रेम प्रकाश से, वो भी एक बनी बनाई अच्छी खासी वहाँ पर व्यवस्थित वहाँ पर सीटी मंगाई जा रही है। तो वो आपको यहाँ पर कोड से कैसे याद रखना है, कोड पर ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि sp3d3, sp3d2, sp3d, फिर sp3 और sp2, ऐसे क्रम से आपको यहाँ से वहाँ तक याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि पहले वाले में एक लोन पेयर, दूसरे वाले में 1 और 2, फिर तीसरे वाले में 1 2 3, फिर चौथे वाले में फिर से 1 2, फिर पांचवें वाले में 1, ठीक। ऐसे क्रम से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि किसके ऊपर कितने कोड पढ़ रहे हैं। तो आपको बताया यहाँ पर जैसे ओ बोला गया और क्रमशः यहाँ पर ओ हर एक टर्म का जो कोड है, जैसे एक टर्म एक वर्ड हर किसी न किसी के ऊपर पढ़ रहा है, कोई यहाँ पर फालतू का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पहला जो है ओ मतलब ये sp3d3 के एक लोन पेयर वाले केस को बात कर रहा है। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल से लिया गया। किससे लिया गया? ऑक्टाहेड्रल। ओ का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। अब प्रेम प्रकाश ये किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? ओ, तो इनको कर दिया। उसके बाद अगला कोड जाहिर सी बात है इनके ऊपर पढ़ने वाला है, और यहाँ पर 2 कोड है प्रेम और प्रकाश। प्रेम का मतलब यहाँ पर पिरामिडल की बात कर रहे हैं, प्रेम का मतलब पिरामिडल, लेकिन कैसा पिरामिडल बताओगे? sp3d2 है ना, तो स्क्वायर पिरामिडल। प्रकाश मतलब आप बताओगे प्लेनर, प्रकाश का टर्म लिया गया प्लेनर से, और प्लेनर वो कैसा प्लेनर अब बताओगे? स्क्वायर प्लेनर। फिर देखना ओ प्रेम प्रकाश हो गया। फिर अगला कोड आ रहा है सीटी लाई। सीटी लाई, ये 3 कोड किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? sp3d के ऊपर पढ़ रहे हैं। सी का मतलब एक लोन पेयर के लिए सी पढ़ रहा है, 2 के ऊपर टी पढ़ रहे हैं, और 3 के लिए लाओ। तो अब बताओगे सी का मतलब सीसा शेप, 2 का मतलब टी शेप, और 3 पढ़ा तो यहाँ पर लाओ का मतलब लीनियर। सी का मतलब सीसा शेप, टी का मतलब खुद टी शेप ही बोल रहा है, लाओ का मतलब लीनियर से लिया गया। पर फिर आपको बताइए यहाँ पर हुआ। फिर अगला कोड आ रहा है पर, और नंबर भी किसका आ रहा है? sp3। यहाँ पर भी 2 हो सकता है, 1 और 2। तो पर का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पिरामिडल। पर का मतलब पिरामिडल, लेकिन कैसा पिरामिडल? ट्राइगोनल वाला पिरामिडल। पर बनी बनाई, बनी का मतलब क्या हो जाएगा बताओगे? यहाँ पर बेंड शेप, ठीक है। इनका कोड खत्म। फिर अगले का नंबर आएगा तो आप बताओगे ये भी sp3 sp2 1 लोन पेयर, तो बताओगे बेंड शेप। यहाँ पर बनी, बनी और बनाई का मतलब हो जाता है बेंड शेप। तो ये आपको ध्यान देना है कैसे भी करके। अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से ध्यान। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को ध्यान देते हैं। sp याद रखना कि ऑलवेज क्या हो जाएगा? ऑलवेज लीनियर होगा, इसलिए वहाँ पर sp को नहीं लिखा गया। sp हमेशा क्या हो जाएगा? आपको लीनियर ही देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। अच्छा, कोई और लीनियर हो सकता है ये, क्योंकि सबको उस समय दिखता नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं, उनको लगता है पूछा जाए कौन आइसो स्ट्रक्चरल है, तो क्या कर जाते हैं वहां पर हाइब्रिडेशन मैच करा देते हैं, जहां पर हाइब्रिडेशन मैच करते कहते हैं आइसो स्ट्रक्चरल है। लेकिन इतना नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल के लिए आपको हाइब्रिडेशन के साथ साथ वहां पर लोन पेयर भी देखना है, उसके साथ आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर्स देखना है, तब जाके आप बताओगे। जैसे आपको बताया sp हाइब्रिडेशन लीनियर, और ये कौन सा लीनियर और कौन सा? जब sp3d हाइब्रिडेशन हो और उसमें 3 लोन पेयर हो, तब भी वो क्या हो जाता है? लीनियर होता है। तो इसीलिए याद रखना, गलती मत करना वहां पर। चलो, और यहां पर कुछ और बात है। एक चीज याद रखना, जो मैंने बेंड शेप लिखा है, बेंड शेप, ठीक है, कहा गया कि आल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं आपको पता है? वी शेप। क्या बोलते हैं भाई इसको? वी शेप भी कहते हैं, और साथ ही साथ या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं पता है? इसको एंगुलर शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर शेप। इसको वी शेप या फिर एंगुलर शेप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, वेंट शेप आल्सो नोन एज वी शेप,
या फिर एंगुलर शेप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस बात का भी आपको वहां पर ध्यान देना है। ऐसा समझ में, एसपी ऑलवेज लीनियर। वेंट की जहां पर ऐसा नहीं कि मैंने वेंट बताया, बताओगे वेंट वेंट ढूंढ रहे बदल, वहां पर वेंट ना लिखे, वी शेप लिख दे, वहां पर एंगुलर शेप लिख दे, तो ऐसा नहीं आप बताओ कि ये क्या आ गया, हमें पढ़ाया नहीं गया वहां पर। तो ये सारी चीजें आ जाती। चलो ये तो था जब लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है, तो आप कैसे भी करके इसको जरूर याद रखना, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल 0, मतलब लोन पेयर के नंबर वहां पर 0 हो तब ऐसा हाइब्रिडेशन देखने को मिले तो क्या होगा। तो आप ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसा बिना लोन पेयर के, जो कि पिछले डब्बे में मैंने आपको बताया था, यहां पर इसमें भी फिर से मैं बता देता हूं आपको। बता, अगर सबसे बड़ा हाइब्रिडेशन मतलब sp3d3 है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स इसमें यूज हुए बता सकते हो? 3 3 6 और एक 7 है ना। एक काम करते हैं, 7 को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। कैसे? 5 और 2, 5 एंड 2 में। तो 5 से हम लिखते हैं क्या? पेंटा, और 2 से बाई। तो अब इसका नाम क्या हो जाता है पता है? हाइब्रिडेशन 7 वाले में, sp3d3 वाले में। अब बताओगे पेंटा से लिया गया 5 और 2, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर लोन पेयर नहीं है तो इसको कहते हैं भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और याद रखना यहां पर कितने लोग हैं? 3 2 5 और एक 6। अगर इनका होता है तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, अगर 6 आता है तो 6 के लिए यहां पर और कुछ नहीं है, आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल। कैसा हो जाता है वो? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है अगर ये लोन पेयर नहीं है तो। अब इनके पास आता है sp3d, कितने लोग हैं बताओ? 3 एक 4 और एक 5, 5 है ना, 5 है। तो 5 को 2 हिस्सों में बांटते हैं, 3 एंड 2। किसमें? 3 एंड 2। 3 का मतलब ट्राइगोनल, 2 का मतलब बाइपिरामिडल, तो हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब इसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे sp3d, अगर बिना लोन पेयर के है तो ये आ जाएगा ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ऐसे बन जाता है। अब आते हैं इनके पास, कितने लोग हैं? 3 और एक 4, और 4 को बांटना नहीं है यहाँ पर 2 हिस्सों, बस डायरेक्ट 4 के लिए हम टेट्रा टर्म यूज करते हैं। क्या? टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा ही तो यूज होता है। टेट्रा के साथ कौन सा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। तो अब यहां पर हम बात करेंगे, कहेंगे ये तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। और ये लास्ट में आते हैं sp2, ठीक है, sp2। कितने लोग हैं? 3, और 3 को कैसे याद कर सकते हैं? ट्राइगोनल। जैसे 4 के लिए टेट्रा से 3 के लिए क्या यूज होता है? ट्राई। तो ट्राई का मतलब क्या? ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल का क्या? प्लेनर। अब यहां पर याद रखना इसके लिए कहता है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा हो जाता है। आप समझ में? तो ये हर किसी को जरूर ध्यान देना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो क्वेश्चन पूछता रहता है, जो मैंने आपको कोड बताया, कोड भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कोड आपका तभी काम करेगा जब आपको पता हो कि हम कैसा पैटर्न यहाँ पर लिखे हैं sp3d3 से लेकर के sp2 तक। फिर वहां पर लोन पेयर कैसे हैं, पहले वाले के पास 1, दूसरे वाले 1 और 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1, ऐसे है। तो आपका हर एक कोड एक एक के ऊपर पड़ेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन किसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे आपको sp3d2 में 2 आ रहा है प्रेम प्रकाश, और sp3d में आ रहा है क्या? सीटी लाओ, और sp3 में आ रहा है क्या? परबनी, और चौथे लास्ट वाले में क्या आ रहा है? बनाई। तो आप ऐसे को ऐसे याद रखना, ओ प्रेम प्रकाश सीटी लाओ परबनी बनाई। बताओ क्लियर इतना? अगर आपको ये आ रहा है तो इसका मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपका कंप्लीट है, ठीक है, यही सबसे मेन है। अब बेटा इसको नोट जरूर कर लेना वहां पर, और ये आना तो चाहिए हर किसी को भी। चलिए मिटाते हैं इसको। चलो यहां पर आपको ऐसे एक टेबल दिया गया है जिसको वही समझाने के लिए ये सारी चीजें हैं वहां पर। sp2 0 लोन पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो मैंने आपको बताया, वही लिखा गया। इससे अच्छा हम लोग कुछ प्रैक्टिस ही कर लेना यहाँ पर। अभी जो मैंने कोड बताया सारी चीजें हैं, तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं। अगर हमसे कह देता है XeF4 है, XeF4 है, तो ये कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? तो याद रखना कि पहले हम यहाँ पर देखते हैं Xe हो जाएगा, इससे कितने फ्लोरीन? जेनान के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 फ्लोरीन को ऐसा जोड़ लेता है, ठीक है, 4 फ्लोरीन को ऐसे जोड़ लिया।
अब बताओ कितना, 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ने के मतलब इसने अपना कितना इलेक्ट्रॉन खर्च किया, 4। अभी तो इसके पास 8 होता था ना, मतलब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं ऐसे। चलो हम इसका हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडेशन कैसे, 1 2 3 4 और 5 एंड 6। तो 4 जो बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 6 आ जाएगा। और 6 का मतलब आप बताओगे यहाँ पर sp3 और क्या d2। अच्छा लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब बताओगे प्लस 2 लोन पेयर, तो बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, बता सकते हैं क्या? sp3d2 2 लोन पेयर, क्या बताया था, O तो चला गया sp3d3 के पास। प्रेम प्रकाश, ये एक लोन पेयर, तो प्रेम मतलब पिरामिडल, प्रकाश मतलब प्लेनर। तो अब बताओगे ये क्या हो जाएगा, प्लेनर होगा, लेकिन कैसा प्लेनर, बताओ कैसा प्लेनर, ये देख रहे हैं 2। अब बताओगे स्क्वायर वाला प्लेनर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब बताओगे यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है समझ में। और देखें एक दो एग्जांपल, IF7, मतलब अगर IF7 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वैसे आप देखो आयोडीन, बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 के साथ फ्लोरीन जुड़े हुए, इसका मतलब किससे जुड़ेंगे, उससे 7 इलेक्ट्रॉन से ही तो जुड़े, इसका मतलब 7 आ जाता है, 7 यहाँ पर, इसका मतलब अपना sp3d3 आ जाएगा, तभी तो 3 3 6 7 यहाँ पर। कोई आप बताओ यहाँ पर लोन पेयर है क्या, कुछ नहीं है। तो आप बताओगे sp3d3 और 0 लोन पेयर के साथ, किसके साथ भाई, 0 लोन पेयर के साथ। और 0 लोन पेयर का मतलब आप बताओगे क्या हो जाएगा, तो क्या सा बनेगा, मैंने कहा था 3 3 6 7, तो 7 के लिए क्या बताया था, 5 और 2 में बांट देना, अगर लोन पेयर नहीं है तो पेंटागोनल वाई पिरामिडल। तो आप बताओगे यहाँ पर भाई क्या बन जाएगा, पेंटागोनल वाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलो ICl3 कैसा होगा, सेंट्रल मेटल कौन है, आयोडीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, कितने क्लोरीन है, 3। आपको पता है आयोडीन 7वें ग्रुप का मेंबर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में लेके चलता है, 3 तो आयोडीन के पीछे, क्लोरीन के पीछे खर्च कर चुका है। अभी कितना बचा होगा बताओ, अब बताओगे 1 2 3, अभी 4 बचे ना, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर ये। तो बताओ इनका हाइब्रिडेशन अगर हम चेक करें, 1 2 3 4 एंड 5, बताओ 5 का मतलब sp3, और मैंने कहा था 5 पे 3 कोड पढ़ रहे थे, ct लाओ, ct लाओ, ct लाओ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 2 प्लस 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप बताओगे ct कैसा हो जाएगा बताओ, टी शेप, समझ में। तो ऐसा कोई भी आपको दे दिया जाएगा, आप आसानी से वहां पर बता सकते हो। चलो एक और देखते हैं, चलो अगर आपसे ऐसा कह देता है NO3 माइनस है, ये कैसे बनाओगे, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल है, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर जरूरत पड़े तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो चलो यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब भी ऐसा आपको दिखाई दे तो जितने ऑक्सीजन, जितने माइनस चार्ज, जितने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके माइनस उसे भी दे दो। अब इसके पास 2 और बॉन्ड बचे, हमने कहा ये लो, तो यहाँ पर इनसे बना लो इस वाले ऑक्सीजन के साथ। अभी एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही दिखा है। अब कह रहे हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हाँ अगर आ रहे तो आ जाओ, कोऑर्डिनेट कर देंगे, ऐसा हो जाता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पर अकेले से बन रहा है तो उसको एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना, 1 2 और एक यहाँ से 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। अब क्या कोई लोन पेयर है, नहीं। अब इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट करते हैं तो लोन पेयर नहीं गिना जाएगा, उसको बॉन्ड पेयर में गिना जाएगा विथ 1 लोन पेयर। तो बताओ भाई क्या होगा, sp2 1 लोन पेयर ही हो सकता है मैक्सिमम। अब बताओ ये वेंट शेप हो जाएगा, कैसा हो जाता है, वेंट शेप हो जाता है, ऐसे सब कुछ हो जाता है वहां पर। चलो अगर आपसे कहते हैं CO3 2 माइनस, कैसा होगा, बना सकते हो। अब बताओ ये कार्बन लिखेंगे, 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया ऐसे। अब एक ऑक्सीजन बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देते, 1 2 3। अब बताओ कि ये sp2 हो जाता है, और sp2 तो इसका मतलब बताओ कोई लोन पेयर बचा नहीं। तो अब बताओ कि sp2 मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर, 2 और एक प्लेनर होगा, लेकिन कैसा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो मैंने आपको जो कोड बताया या फिर आपको जो समझाया, आप अगर वहाँ पर कितना कौन सा हाइब्रिडेशंस है, कितने लोन पेयर हैं, तो उनकी मदद से हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर कैसा उनका सेप होने वाला है, ठीक।
वही आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें इस कॉलम में आपको sp2 से sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3 तक लेके गए हैं। यहाँ पर बिना लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर के नंबर अगर 0 है तो ट्राइगोनल प्लेनर एक आ जाता है। मैंने कहा वी शेप, वेंट शेप, एंगुलर शेप भी कहा जाता है। बगल में एग्जांपल्स है। फिर यहाँ पर sp3 में आपको नहीं मिला कोई भी लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, बिना लोन पेयर। और मिल सकता है तो 1 और 2, एक मिला तो पिरामिडल, लेकिन कैसा पिरामिडल? ट्राइगोनल पिरामिडल, या फिर पिरामिडल भी बोल दिया जाता है उसको। sp3 में 2 लोन पेयर तो वी शेप या फिर वेंट शेप हो जाता है, उसको एंगुलर भी कहते हैं। sp3d में कहा था मैंने 3 कोड पड़ेगा, सी टी लाई, ठीक है, सी टी लाओ। तो यहाँ पर शीशा शेप्ड, टी शेड और लीनियर, हाँ नहीं है एक भी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पर sp3d2 मैंने कहा 1 और 2 हो सकता है, 1 है तो पिरामिडल, 2 है तो प्लेनर, लेकिन कैसा? स्क्वायर वाला पिरामिडल, स्क्वायर वाला प्लेनर। अगर sp3d3 की बात करते हैं तो अगर 1 है तो ऑक्टाहेड्रल और 1 भी नहीं है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बगल में उसके एग्जांपल्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा तो आने लगे आपको यहाँ पर। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन में आपको कहता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्या यहां पर आपको सही लग रहा है? कह रहे द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। कह रहे कि केवल और केवल जो शेप होता है केवल बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, ऐसा होता ही नहीं भाई। लोन पेयर ही तो आकर के पूरा डिस्टर्ब किया था, ये तो बात गलत होगी, हमें सही वाला टिक करना पड़ेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर इन अ वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कहां से अट्रैक्ट करने लगेंगे? वो तो रिपल्शन होगा, गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन दैट मिनिमाइज रिपल्शन। ये बात सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है या फिर जो बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा जिससे कि वहां पर कम से कम रिपल्शन हो, अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। ये बात एकदम परफेक्ट बोल रहा है। चलो अगला ऑप्शन में पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन दैट मिनिमाइज डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात नहीं, मेन कॉन्सेप्ट उनका क्या है आप बताओगे? यहाँ पर रिपल्शंस को मिनिमाइज करना। डिस्टेंस तो अपने आप हो जाती हो, अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है आप बताओगे? रिपल्शंस को कम से कम करना। कोई ज्यादा रिपल्शंस नहीं रखना चाहते। रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक रिपल्शंस का ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था, जिसपे ही बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वर्क करता है, वो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा, गलत। सबसे ज्यादा क्या बताया था बताओ? लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर, ये सही क्रम है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा सब इनकरेक्ट होंगे। चलो ये नीट 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन है। Amongst the following, which one will have maximum lone pair इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहाँ? भाई जहां पर सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा वहीं पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। भाई अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखें, जहां पर हमें लोन पेयर सबसे ज्यादा दिखेगा वहीं पर सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं ClF3 में, तो आपको पता है क्लोरीन सेंट्रल मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किया और 7 रखता था, 3 खर्च किया, अभी 4 बचा होगा। बताओ किसके पास 2 लोन पेयर बचे? IF5 7 होता था, 5 खर्च किया, 1 लोन पेयर बचा है, ठीक है। SF4 सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली, 6 रखता था, 4 खर्च किया है इनके पीछे, तो 1 बचेगा। XeF2 की बात करते हैं, और XeF2 में यहाँ पर जेनान 8वें ग्रुप का है, और आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया है, अभी इसके बाद 6 बचे होंगे, 1 दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। सबसे ज्यादा लोन पेयर हमें डी के पास देख रहे हैं, हम कहेंगे भाई यहीं पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। देखो यहां पर आपसे देखा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, आइसो स्ट्रक्चरल हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना ही पड़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जितना उनका एटॉमिक नंबर है उसको जोड़ करके, उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस है तो उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे जितना प्लस होगा, और अगर माइनस है तो जितना है उतना वहां पर बढ़ा देते हैं। और दूसरा यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चरल के लिए तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी पूरा आपको लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, आप सबका बना करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बी वाला बना करके दिखाऊं तो आपको देखना पड़ेगा क्या हो जाता है। ClO3 माइनस है, क्लोरीन, क्लोरीन आपको पता है सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है। मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन है जितना माइनस है उतना ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे। कितना माइनस था? 1, 1 को जोड़ दे। अभी कितना ऑक्सीजन बच रहे हैं? 2, और बचे हुए को डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा सेंट्रल एटम से, ऐसे। अब आपको देखना है कितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खर्च हुआ। 7वें ग्रुप का 7 रखता है, आप बताओगे 1, 2,
3 4 5, एक बॉन्ड के पीछे एक इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन का यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो टोटल 4 और एक 5 खर्च किया, अभी तो एक बचा है ना यहाँ पर, ऐसे ही। और इनका अगर हाइब्रिडेशन देखा जाए 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। अब बताओ एस 1 2 3 और 4, अब बताओ ये sp3 है और प्लस क्या है 1 लोन पेयर है कि नहीं। चलो दूसरा देखें SO3। SO3 की बात करते हैं, बताओगे सल्फर लिख दिया, कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो 2 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, पहले जोड़ दिया। चलो अभी कितना ऑक्सीजन बच रहा है, 1 ऑक्सीजन, एक काम करो बचे हुए को डबल बॉन्ड से जोड़ो। सल्फर आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता था, लेकिन यहाँ पर हमें 4 बॉन्ड दिखता है, तो आप बताओगे भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर डाला है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर अब इसके पास बचा है। और यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर sp3 और प्लस 1 लोन पेयर। अगर आपको याद रखना हाइब्रिडेशन और लोन पेयर के नंबर सेम दिख गए तो तुरंत बताना ये आइसो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि sp3 1 लोन पेयर तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तो कंफर्म है भैया आइसो स्ट्रक्चरल, तो हम इस पे पहुंच गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर पूछ रहा है तो हमें सभी इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट करना पड़ेगा। आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको पता है ऑक्सीजन सब में सेम है, तो ऑक्सीजन को काउंट करना हो तो करो या फिर ना करो। क्लोरीन का ही काउंट कर लो यहाँ पर जो माइनस चार्ज है, लेकिन मैं सबका काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। क्लोरीन आपको पता है कितना हो जाएगा 17 है कि नहीं। ऑक्सीजन 8 8 16 8 3 24, फिर उसके बाद जितना नेगेटिव चार्ज है उसको भी जोड़ देना, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर 7 4 11 1 12 2 1 3 और 1 4, 42 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना है 42 इलेक्ट्रॉन टोटल इनके पास होगा। अब इनके पास भी हिसाब में आ जाता है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऑक्सीजन 3 है 8 3 24 और 2 नेगेटिव चार्ज है ना भाई ये, तो जितना नेगेटिव चार्ज इसको भी जोड़ दो। 6 4 10 2 12 2 1 3 और 1 4 42। तो आप बताओगे इनके दोनों के दोनों सेम हाइब्रिडेशन लोन पेयर, मतलब कि दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको डायरेक्ट बताया बी वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। फिर से वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर, और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला तो है, लेकिन ये नीट का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे, एक तो ये करेक्ट है क्योंकि अभी मैं करा के आ रहा हूँ यहाँ पर ClO3 - SO3 2-, लेकिन इसमें यहाँ पर ए वाला भी करेक्ट है, तो अब मैं केवल यहाँ पर ए वाला बता रहा हूँ आपको। कार्बन लिया, कितने माइनस चार्ज है, 2 लगा दो, 2 माइनस चार्ज, ये रहा, ठीक है माइनस, ठीक है। और एक ऑक्सीजन और बच रहा है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। और तो 1 2 3 sp2 कोई लोन पेयर नहीं, sp2 कोई लोन पेयर नहीं। चलो NO3 माइनस को, ये रहा नाइट्रोजन, 1 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। फिर अब इसके पास 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 को डबल बॉन्ड से जोड़ा, तब तक कह रहे भाई अब नहीं बना पाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, हम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमारे पास 5 था, 3 का बॉन्ड बनाया तो 8 हो चुका है, 1 लोन पेयर बचा है। आगे काम करो, तब कोऑर्डिनेट कर दो इसको, ये कोऑर्डिनेट कर देते हैं। अब इनके पास कोई लोन पेयर भी नहीं बचा, 1 2 3। अब बताओगे sp2, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, कोई लोन पेयर नहीं, तो दोनों क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है। हाँ रही बात इलेक्ट्रॉनों का हिसाब आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 3 24, और उसके बाद क्या हो जाता है 1 और 1 2 माइनस चार्ज है ना यहाँ पर 2। तब बताओ कितना 6 4 10 2 12 और 2 और 1 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है। चलो इनके पास आता है नाइट्रोजन कितना 7 8 3 24 ऑक्सीजन की वजह से और 1 नेगेटिव चार्ज 6 4 10 6 7 4 11 1 12 2 1 3 32 इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो ये दोनों ऑप्शंस वहां पर करेक्ट हो गए, ठीक है। जब आया तो उसमें 2 ऑप्शन ही सही थे। चलो अगला क्वेश्चन देखें। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल के लिए आपको वहां पर उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनके लोन पेयर देख करके तब हिसाब लगाना, ऐसा नहीं दूर से ही देख लिया, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है, हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि उनके हाइब्रिडेशंस अलग रहते हैं, लोन पेयर अलग होते हैं, लेकिन तब भी स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। जैसे मैंने कहा sp3d, वो भी लीनियर, sp3d 3 लोन पेयर के साथ लीनियर दे रहा था, जबकि sp वाला भी लीनियर दे रहा था, ठीक है। इसलिए वहां पर जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर डायमंड sp3 हाइब्रिडेशन बिना लोन पेयर के,
इस सिलिकॉन कार्बाइड सॉल्ट में तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो बनता है, कोई भी एक सिलिकॉन आपको 4 कार्बन से जुड़ा हुआ दिखेगा ऐसे, और कोई भी कार्बन आपको 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसे इनका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर SiC मतलब यहाँ पर कहेंगे नहीं ये लीनियर ऐसा कुछ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आप बताएंगे चेन कंपाउंड्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर भी sp3 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया नॉट ना, ये तो होगा। और आपको होता है NH3PH3 भी सेम है, sp3 1 लोन पेयर, sp3 1 लोन पेयर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। XeF4 XeO4, चलो इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर XeF4 है, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 एंड 4, अभी कितना लोन पेयर बचेगा बताओ भाई? इसके पास 2 लोन पेयर बचेगा ना, क्योंकि 8 होता है, 1 2 3 4 5 6, sp3D2 प्लस 2 लोन पेयर ना। XeF4 की बात करते हैं। अब बोलते हैं कोई माइनस है, नहीं है, यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, मतलब सभी ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड से जुड़ रहे हैं ऐसा। अगर 2-2 बॉन्ड से तो आपको पता है ज़ेनान के सभी इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, क्योंकि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बना चुका है। तो बताओगे यहाँ पर सिग्मा को काउंट करते टोटल 3, sp3 0 लोन पेयर। ये टेट्राहेड्रल होगा, जबकि ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। sp3D2 2 लोन पेयर मतलब प्लेनर, लेकिन कैसा है? स्क्वायर वाला। तो बताओगे यहाँ पर C वाला ही क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करते हैं, इनको भी देख लेते हैं ना, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। SiCl4, आपको पता है सिलिकॉन कौन सी फैमिली का मेंबर है? कार्बन का। कार्बन जब नीचे पाया जा रहा है यहाँ पर ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं, sp3 एडिशन, sp3 विदाउट लोन पेयर। PCl4 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, फास्फोरस के पास वैसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस है। प्लस आने की वजह से यहाँ पर आप बताओगे अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी क्लोरीन के साथ यहाँ पर ऐसा जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ वहाँ पर। तो बताओगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी sp3 विदाउट लोन पेयर, क्योंकि याद रखना यहाँ पर जो आप कहते हैं नहीं 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर प्लस आ गया ना, प्लस फास्फोरस के ऊपर। तो इसका मतलब इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचा और चारों का यूज हुआ है, तो मतलब sp3 एडिशन बिना लोन पेयर दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। हमें उसको टिक करना जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं था, तो C वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगा? XeF2 आ गया वो क्वेश्चन। अगर XeF2 की बात करते हैं, पहले हम इनको बना लेते हैं। फ्लोरीन जुड़ गया, ज़ेनान की केवल 2 इलेक्ट्रॉन खर्च, अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा बताओगे? 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो बताओ 1 2 3 4 5, sp3D कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो कैसा होगा बताओ भाई कोई? अब बताओगे लीनियर। कैसा हो जाएगा? लीनियर। यही तो बताया था, CT लाओ, तीसरा कोड लाओ वाला जो पढ़ रहा था, मतलब लीनियर। अब सवाल था आपको लीनियर टिक करना था। SbF3 लीनियर नहीं होगा, आपको बताया यहाँ पर कौन होगा? BeCl2 ही लीनियर होगा, क्योंकि बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कोई लोन पेयर नहीं। अब बताओगे एक और एक sp हाइड्रोजन, और sp हाइड्रोजन ऑलवेज क्या होता है? लीनियर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ प्लेन ट्राइंगुलर शेप। यहां पर NO3 माइनस है, प्लेन ट्राइंगुलर शेप या फिर ट्राइंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा था कि sp2 एब्रेक्शंस हो, कोई लोन पेयर ना हो, उसी को कहते हैं प्लेन ट्राइंगुलर या फिर ट्राइंगुलर प्लेनर शेप भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर या फिर कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर प्लेन ट्राइंगुलर का मतलब है ट्राइंगुलर या फिर ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, प्लेनर की बात कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। चलो N3 अगर बात करते हैं, यहाँ पर N3 माइनस, तो 3 नाइट्रोजन कैसे हम लगा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर समस्या ये है कि नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है, तो वो क्या कर जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे एक इनके साथ ये वाला, ये मिडिल वाले को दिखा रहा और 2 इनके साथ बना दिया, इसका कोटा कंप्लीट। अब इनके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 5 होते थे, एक खर्च किया है, अभी 4 बचे हैं, लेकिन कोटा कंप्लीट 2 2 4 2 6 ही तो हुआ। अभी अपने एक लोन पेयर के साथ, याद रखना, अपने लोन पेयर के साथ क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इनका कोटा कंप्लीट, इनका इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी नहीं। अब लेकिन इनके साथ इनका केवल अभी 2 ही बॉन्ड बना है। अब बताओ इसका मतलब इनके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा, क्योंकि 5 होता है ना, 2 यहाँ पर 2 4, एक बचा था, ठीक है ये, लेकिन उनके पास एक माइनस चार्ज है, तभी यहाँ पर एक और आ जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है N3 माइनस का स्ट्रक्चर,
और यहाँ पर अगर हमसे ये देखना हो, ये देखना ये लोन पेयर से बॉन्ड बना है यहाँ पर, लोन पेयर की वजह से। इसका अगर देखेंगे 1 और 1 2, sp आ जाएगा, और sp का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर। क्योंकि अब यहाँ पर आपको पता है जब दो बॉन्ड होगा, ठीक है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में, उसमें से एक हम लोग कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट है, तो अब इसको पाई की तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है, इसको सिग्मा मान लेंगे, इसको पाई। तो आप इसमें से एक को हम सिग्मा मान लेते हैं, इधर से एक सिग्मा, यहाँ से 2, आपका sp बनेगा, लीनियर होगा। लेकिन हमें ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब हमको क्या चाहिए, sp2 वाला चाहिए, sp2 वाला बिना लोन पेयर के। चलो इनको चेक करते हैं। यहाँ पर अभी 2 बार बना चुका मैं, इसको फिर से बनाता हूँ। एक को माइनस से ऐसे, और एक को डबल बॉन्ड से। अभी एक बच रहा है, इसको क्या करेगा, लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर देगा ऐसे। तो अब अगर देखेंगे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, sp2, कोई लोन पेयर नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर हो जाएगा। आज समझ में यहाँ पर? इनको भी बनाओगे, NO2 है तो क्या करोगे, O माइनस, ठीक है, एक ऑक्सीजन और बचा रही, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये रहा। आप देख रहे हैं 1 2 3 हाइब्रिडेशन, तो इसका sp2 आएगा भाई, लेकिन केवल हर sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर थोड़ी ना हो जाएगा। ये sp2 लेकिन कितना है, 1 लोन पेयर के साथ है, 1 लोन पेयर। तो बताओगे कैसा हो जाएगा, वेंट शेप। कैसा हो जाता है, वेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, जो भी बोलो। और CO2 को तो आपको पता है क्या हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आप बताओगे ये sp मतलब लीनियर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसको बार बार इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि जैसे जो लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, स्ट्रक्चर उनकी वीकनेस है, तो वहाँ पर अगर वो देखते हैं तो उनको भी हो सकता है स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, क्योंकि मैंने बताया था कैसे कैसे बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ पर, पहले या दूसरे लेक्चर में आपको वहाँ पर बताया था। तो आप उसको देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद आपको अगला कदम बनाना है वहाँ पर कि कैसे कैसे उसके साथ बैलेंसी भी कंप्लीट हुई है, सारी चीज़ें। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। 3 बॉन्ड पेयर दिखना चाहिए, 1 लोन पेयर दिखना चाहिए। जल्दी बताओ, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर। तो आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर लोन पेयर कितना होगा, जल्दी बताओ, 2। BF3 में एक भी लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर लेकिन लोन पेयर नहीं। NH2 माइनस में आपको पता क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 माइनस की बात करते हैं, यहाँ पर बताओगे ये ठीक है, ऐसे, और एक माइनस है जिसके ऊपर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे हो जाता है। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर तो आपको 2 ही दिख रहा है, हमको कह रहे हैं बॉन्ड पेयर कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। और इनके पास आते हैं PCl3, पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और एक लोन पेयर। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है तो आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 तो बॉन्ड में, 1 लोन पेयर, डी वाला करेक्ट। ये पूछा ना, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। चलो अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। ठीक है, हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स बताइए जिसके पास हाइब्रिडेशन भी सेम हो, शेप भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। हर एक में 2-2 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो पहले वाले से शुरू करें। एस, ये आपको पता है सेलेनियम है, ऑक्सीजन फैमिली, लास्ट में कितने, 6। तो 6 में से तो कह रहा भाई 4 को तो यहाँ पर जोड़ दो, पहले इनके साथ जोड़ दिया ये, और कितना बचा है, 1 लोन पेयर, ऐसे ना ये। तो 1 2 3 4 5 sp3d और कितना, 1 लोन पेयर। चलो अब दूसरा वाला इनका देखें, XeO2F2 जेनान। आप देख रहे हैं 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन को हम यहाँ पर ऐसा जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड से, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा जोड़ देता हूँ मैं, 1 फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है और बचे ऑक्सीजन को हम हमेशा किसमें जोड़ते हैं पता है, कोई माइनस नहीं तो डबल बॉन्ड से, ऐसा। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसका अभी तक खर्च हुआ बताओ, 1 2 3 4 5 6, जितने बॉन्ड उतना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ। कितना लोन पेयर बचा है, 1 लोन पेयर। अब चलो इसको देखो, sp3d 1 लोन पेयर, इनका देखते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर भी वही हिसाब आ रहा है, sp3d और 1 लोन पेयर। आया समझ में, हिसाब तो सेम है। जब हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम है, बिना किसी संदेह के कि ना भाई तुम ही लोग हो क्या, जहां पर सेम हाइब्रिडेशन है और सेम भी, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। तो अब अगले भी ऑप्शन चेक करना हो चेक कर सकते हो, मैंने आपको प्रैक्टिस कराई कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो पहला वाला यहां पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मोर देन 1 लोन पेयर। कौन ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 1 से ज्यादा लोन पेयर है,
तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनके पास एक लोन पेयर होगा, सल्फर है ना, 4 तो ऑक्सीजन पीछे खर्च हुआ, एक बचा हुआ है। इनके पास आपको पता है मोर देन क्या, यहाँ पर आपको 3 लोन पेयर दिख रहा है, इनके पास एक भी नहीं, इनके पास एक नहीं। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कैसा होता है? लीनियर। sp3d कितना लोन पेयर? 3। कह रहा है कि एज AsF6 molecular triangular bipyramidal the hybrid orbitals used as AS atom for bonding are। कह रहा है कि AS नाइट्रोजन फैमिली का है, इस बात का ध्यान देना, AsH5 AsF5 है, नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन लेके चलता होगा इसका मतलब, और पांचों खर्च कर दिए तभी तो 5 फ्लोरीन को पकड़ पाया। तो इसका मतलब पांचों यहाँ पर खर्च हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3d। कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, जब 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए कहां से लोन पेयर बचेगा? नहीं बचेगा। sp3d और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो मैंने आपको एक बात बताया, यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए क्या क्या ऑर्बिटल यूज हुआ था, एक s हुआ है और 3 p, px, py और pz और एक d। जब एक d अकेले होता है तो वहां पर कौन सा होता है? dz स्क्वायर हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा सेट होगा? s, ये वाला। आपसे पूछा जा रहा है टी टाइप ऑफ द शेप इज एग्जिबिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स। कौन टी शेप होगा? तो चलो एक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 ICl, आई हुआ, 3 क्लोरीन को जोड़ो पहले, क्योंकि इससे 3 क्लोरीन जोड़ देते हैं, ये हो गया, पहुंच गया। अभी बताओ आयोडीन के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 7। कितने खर्च हुए? 1 2 3। अभी कितना बचा है? 4। तो जोड़ दो, यहाँ पर 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में लगा दो, हो गया 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? sp3d। और कितना लोन पेयर है बताओ भाई? 2 लोन पेयर। sp3d बहुत इंपॉर्टेंट था हाइब्रिडेशन, 3 कोड पड़ता था ct लाओ, लेकिन 2 का मतलब क्या हो जाएगा बताओगे? t। पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं। या नीट 2024 में पूछा गया था। मैंने कहा कि ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जैसे होता नहीं, उनको पता है, लोग कर ले भी जाते हैं, फिर भी उसको अगर केमिकल बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक क्वेश्चन लगभग चांसेस होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे वहां पर, इसलिए इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको कंपाउंड्स दिया है, उधर उसका स्ट्रक्चर है। अमोनिया 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। आपको पता है कैसा हो जाएगा? 3 और 1 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 और कितना लोन पेयर? 1। sp3 1 लोन पेयर मतलब क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? पिरामिडल। कैसा पिरामिडल? ट्राइगोनल वाला पिरामिडल। कोई ऑप्शन है ट्राइगोनल पिरामिडल? अब बताओगे यहाँ पर sp3, ये तो पहले ही वाला पढ़ रहे हैं। चलो BrF5, Br का मतलब कौन है? ब्रोमीन, 7वें ग्रुप वाला। 5 फ्लोरीन को जोड़ दिया। अब बताओगे यहाँ पर 5 फ्लोरीन को अब ऐसा जोड़ दे, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ दिया। और एक क्या बचा इसके पास? लोन पेयर, क्योंकि 7 होता ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? sp3 1 2 3 4 5 और 6 d2 हो गया। कितने लोन पेयर हैं? 1। बताओ क्या हो जाएगा? sp3 d2 पे 2 था, प्रेम प्रकाश, एक है तो प्रेम वाला। प्रेम का मतलब पिरामिडल। कैसा पिरामिडल वाला बताओ? स्क्वायर वाला पिरामिडल। अब बताओ भाई चौथे वाले के पास हो, ठीक है। XeF4 अब यहीं पर देख सकते हो, इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। 4 खर्च हुआ है, फ्लोरीन के पीछे 4 बचा है, तो 4 2 6। हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3d2। 6 के लिए यही पड़ता है, लेकिन कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। अब बताओ क्या हो जाएगा? अब प्रेम वाला तो इनके ऊपर पड़ा, जब sp3d2 1 लोन पेयर। प्रकाश वाला, प्रकाश का मतलब क्या था? प्लेनर। कैसा प्लेनर? स्क्वायर वाला प्लेनर। sf6 अब बताओ 6 के 6 पूरा यूज हुआ है, sp3d2 आ जाता है, बिना लोन पेयर तो ऑक्टाहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। समझ में? तो ये था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बारे में हमको वहां पर ध्यान देना था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने आपको पहले बताया था एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में तो हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ करके उसको वहीं पर रख दिए थे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड पे ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहले तो लिविस ने बताया कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग होती है, फिर आगे बढ़े तो पता चला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एंट्री होगी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां पर क्या करता है? ओवरलैपिंग सिखाने लगा, हाइब्रिडेशन बताने लगा, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी आ गई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वहां पर आते गए, ठीक है। अब उसी पे ही कोवैलेंट बॉन्ड पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले, पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई भी हमारा कंपाउंड्स है, ठीक है,
कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ये समझना। और ओवरऑल मान लेते हैं कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर, लेकिन हमारा जो नेट जो कंपाउंड्स होगा जिसमें बहुत सारे सराउंडिंग एटम्स होंगे, सेंट्रल एटम होगा, तो वो नेट जो हमारा कंपाउंड्स बनेगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, तो उसको भी देखें। देखो दो हिसाब होता है, एक बॉन्ड का हिसाब होगा, एक पूरे कंपाउंड्स का हिसाब होगा। बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर एक अलग बात है, और ओवरऑल हमारा कंपाउंड जो है वो पोलर है कि नॉन पोलर, वो आपको ध्यान देना है। तो दो चीजें होती हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा बॉन्ड हाईली पोलर है, जो वहां पर बॉन्ड्स बने हैं वो बहुत ज्यादा पोलर है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड हमारा नॉन पोलर निकल के आता है। क्यों, कैसे, वही समझना है यहां पर। चलो देखते हैं यहां पर। आपको कहता है पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो हमेशा से इस बात का ध्यान देना कि पोलैरिटी किसी भी बॉन्ड में क्यों आएगी। आयनिक बॉन्ड तो आयनिक होता ही है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कैसे आ जाती है। तो याद रखना कि पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। जैसे ए और बी के बीच में मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना, कि कोवेलेंट बॉन्ड में यही होता है, सेम सेम हिस्से के इलेक्ट्रॉन लाओ बॉन्ड बनाओ। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, बॉन्ड बना। लेकिन इस बात का ध्यान दें, अब पता चलता है जो बी वाला है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। MENA का मतलब यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं। आपको पता है जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, क्या करता है, कहता है ये रहा। पहले तो कहते हैं जब बॉन्ड बनाते हैं बीचों बीच इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन बनते जैसे बॉन्ड बना उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बस इसके पास जो बीचों बीच इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आएगा, पार्शियल, इसलिए इसको डेल्टा नेगेटिव ऐसा वहां पर दिखाते हैं, डेल्टा माइनस दिखाते हैं, ये पार्शियलिटी को दिखाता है। और जब इनसे दूर इलेक्ट्रॉन गया इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जितना इनके ऊपर नेगेटिव आया उतना इनके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वही तो है, जितना इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट होकर के नेगेटिव आया उतना इनसे दूर जाकर इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होगा, बस साइन अलग होगा, इनके ऊपर नेगेटिव इनके ऊपर पॉजिटिव। तो ऐसा अगर दो अलग अलग लोगों के बीच में बॉन्ड बने और जिनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हो तो हमेशा वहां पर पोलर बॉन्ड बनता। क्या बनता है, पोलर बॉन्ड। अब हमारा ओवरऑल कंपाउंड जैसे हो सकता है ऐसे पोलर बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर बहुत सारे पड़े हो। ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा या फिर जो कंपाउंड होगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, उस बात को बताने के लिए क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है यहाँ पर डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, क्या होगा उसको समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दो एटम्स थे ए और बी, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर एक बॉन्ड तो बना, लेकिन उन्होंने पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की बात आने वाली है। तो डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, कह रहा है कि डायपोल मोमेंट एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डायपोल मोमेंट बराबर हो जाता है कितना इनके ऊपर चार्ज आया। या तो आप इनसे देख लो चाहे इनसे देख लो, साइन की कोई अभी वैल्यू नहीं है, बस यहाँ पर आपको याद है ना चार्ज। तो जितना भी चार्ज है इनके ऊपर, आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर Q, जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है आपको पता है दोनों का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम होगा, और इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस, इनके बीच आपको दो एटम के बीच की जो दूरी होती है केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो Q इंटू डी, तो बताया कि यहाँ पर जो हमारा म्यू हो जाता है जिसको कहते हैं डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू वहां पर डिस्टेंस बिटवीन द एटम, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, या फिर हम दूसरी भाषा में इनको और अच्छी भाषा में कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यही तो कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ, ऐसे कह सकते हैं। Q इंटू डी हो जाता है। अब आपको पता है Q क्या है, चार्ज, D क्या है, डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर इसके हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट कई इसकी हो सकती है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसकी जो मेन यूनिट यहाँ पर यूज किया जाता है यूनिट ऑफ म्यू, यहाँ पर कहता है डिबाई। क्या बताया गया यहाँ पर, डिबाई। ठीक है, डिबाई यहाँ पर बताया गया, और यहाँ को इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। हाँ बस अब इनका कन्वर्जन हमें याद रखना है। 1 डिबाई बराबर हो जाता है 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और साथ ही साथ एक और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखता है वो और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपको पता है चार्ज की यूनिट को कुलाम में और डिस्टेंस को अगर हम क्या करते हैं और मीटर में नापे, तो यहाँ पर डिबे की जो यूनिट होगी वो आ जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कुलाम मीटर। कैपिटल C मतलब कुलाम, M का मतलब मीटर। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको
कि हम डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल कैसे बनता है, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, किसी एक पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो जिसकी तरफ खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जिससे दूर जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ वो चार्ज इनटू उनके बीच की जो दूरी है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उनका डायपोल मोमेंट पता चल जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको बताया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसको ओवरऑल समझने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट डिबई होती है। इसके अलावा भी अगर एक डिबई बराबर हो जाता है 10⁻18 ESV सेंटीमीटर, और एक डिबई की अगर बात करते हैं, अगर हमको कूलाम मीटर में देखना है तो हम कहेंगे 3.33 × 10⁻30। तो ये हमें यूनिट वहां पर याद रखना है, ठीक है बेटा। इसको चलो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस वेक्टर को कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं, फिर यहाँ पर रीड करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक को समझना है तो हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। इस वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए आपको कहता है कि अगर मान लेते हैं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, जैसे H और F, डायरेक्ट एग्जांपल से याद है, सबको पता होना चाहिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 0 होती है, तो ऐसा हो जाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और ये लेस हो जाता है। तो अब याद रखना कि हम क्या करते हैं, डायपोल को जब भी दिखाते हैं एक एरो से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, ऐसे एक एरो से ऐसे दिखाया जाता है। किसको, डायपोल को। ये मैंने जो एरो खींचा है क्या बता रहा है, डायपोल, ठीक है। और डायपोल कैसे दिखाया जाएगा, एरो से। और एरो का जो हेड होगा किसकी तरफ होगा आपको पता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ हेड होगा, और जो लेस होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, टेल। अब यही, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से ही पूरा वेक्टर बनेगा, वेक्टर से सारी चीजें सीखी जाएंगी आगे, इसलिए याद रखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड और लेस की तरफ टेल होगा। और एक ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं ए नाम का कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर की वजह से भी डायपोल जनरेट होता है, पोलैरिटी जनरेट होता है। और यहां पर मतलब डायपोल का सिंपल सा मतलब यह है कि पोलैरिटी को नाप रहा है। किसको नाप रहा है, पोलैरिटी, कितना पोलैरिटी डेवलप होगा। ज्यादा माइनस चार्ज आ रहा है तो ज्यादा डायपोल आएगा, कम पोलैरिटी आ रही है तो कम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि इलेक्ट्रॉन इनका ज्यादा खींचेगा, क्योंकि चार्ज कितना आएगा वो तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा माइनस ज्यादा प्लस आएगा, कम खींचेगा तो कम आएगा, अगर नहीं खींचेगा तो कुछ नहीं आएगा। चलो अब वही यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो लोन पेयर और एटम के बीच में भी इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चलती है। तो याद रखना यहां पर जब हम डायपोल दिखाएंगे तो डायपोल का हेड लोन पेयर की तरफ, और जो टेल होगा एरो का वो किसकी तरफ दिखाएंगे, उस एटम की तरफ दिखाएंगे। तो ऐसे इसकी मदद से हम वहां पर चीजों को सॉल्व करते हैं। आया समझ में, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, ये वेक्टर क्वांटिटी इसको माइंड में जरूर रखना। मान लेते हैं यहां पर एक एटम है, इसके ऊपर एक डायपोल इधर लग रहा है और एक डायपोल इधर लग रहा है। मान लेते हैं ये डायपोल जो है μ1 नाम का है, क्योंकि यहाँ पर कोई एटम यहाँ पर होगा, इधर और इधर। ये डायपोल μ2 नाम का है। अगर हमसे पूछा जाए ये कोई एटम था या फिर कोई सेंटर था जहाँ पर दो डायपोल ऐसे आपको दिख रहे हैं, किसी एंगल थीटा पे लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। अब हमसे पूछा जाए बताओ इसका नेट डायपोल क्या होगा, तो आपको बताया कि वेक्टर आप पढ़े हो तो आपको बताया कि अगर एक वेक्टर इधर खींच रहा है, एक वेक्टर इधर खींच रहा है, तो ना तो डायपोल इधर होगा प्योरली, ना तो इधर होगा, इनके बीच में कहीं पर होगा, किसी एंगल पर होगा, यहीं पर बीच में। और उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा μr रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यही तो होगा भाई, अगर ये वेक्टर्स हैं यहाँ पर लग रहे हैं, इधर खींच रहे इधर खींच रहे, तो इनके बीच में ही किसी एंगल पर आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा इन दोनों का। और आपको पता है कि वहां पर रिजल्टेंट की बात करते हैं तो μr बराबर फॉर्मूला कौन सा, वही फिजिक्स वाला वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी जो वहां पर वही μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। μr बराबर √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अच्छा आप खुद सोचो ऐसे ही, जैसे होता है कि आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो। अगर ये दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए, ऐसे बढ़ने लगे, तब ज्यादा μr मिलेगा, या फिर इन दोनों के बीच के एंगल कम होता जाए। आप खुद ऐसा सोचो, अगर कोई एक किसी चीज को इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो इसके बीच में मिलेगा। अगर कोई यही एक इधर खींचता है, एक दूसरा उसके अपोजिट खींचता, तब किसी एक डायरेक्शन में बहुत कम, यहाँ पर एक रिजल्टेंट आपको कम देखने को मिलता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अगर ये दोनों लोग मिल करके एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं तो ज्यादा खींच पाते हैं। प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए, यहीं पर किसी एंगल पे है μ1 इक्वल टू μ2, मान लेते हैं कि ये दोनों फोर्स बराबर, ये डायपोल दोनों बराबर, और दोनों यहाँ पर मान लेते हो μ है, और यहाँ पर किसी थीटा पे लगाया गया,
अब यहाँ पर अगर म्यू आर आप निकालेंगे तो यहाँ पर इस वैल्यू को आप रख करके सॉल्व करेंगे, इसको म्यू भी, इसको म्यू, यहाँ पर म्यू, तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा पता है, 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2, यही तो आ जाता है 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2। और याद रखना थीटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा म्यू आर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि कॉस थीटा की बात चल रही है ना, तो इसलिए याद रखना कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, थीटा के। इसका मतलब यह है कि याद रखना कि अगर थीटा एंगल बढ़ाते जाओगे भाई तो म्यू की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू कम होने लगेगी, अगर थीटा कम करते जाओगे तो रिजल्टेंट बढ़ता चला जाएगा। अब प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो आपको दिखेगा भाई अगर दो लोग दो चीज़ों को अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों कह दिया जाए नहीं वहां पर 180 डिग्री का लग रहा है, अगर अपोजिट है और कहते दोनों लोग मिल करके एक ही डायरेक्शन, मतलब जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए, दोनों मिल करके एक ही डायरेक्शन खींचेंगे तो ज्यादा खींचेगा। वही सेम चीज यहाँ पर, इसलिए थीटा के इनवर्सली है, अगर थीटा कम है, ठीक है, तो बताओ कि म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, चलो अब इतना जो मैंने आपको बताया उसको देखते हैं, वहां पर पूरा इनको रीड करते हैं। तो डायपोल मोमेंट के बारे में यहां से रीड करना शुरू करते हैं, क्या क्या है, कैसे है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट म्यू आर बराबर या फिर म्यू बराबर आपको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशंस। कहा गया डायपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेबे यूनिट्स, ठीक है, और एसयू सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं कूलॉम मीटर। क्या हिसाब होगा 1 dB बराबर, वो मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लेना वहां पर। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर बताया गया है इट इज डिपिक्टेड बाई स्मॉल एरो विथ अ टेल ऑन द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड ऑन द टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटर। इसको हम हेड एक एरो से दिखाते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जैसे फ्लोरीन, इसकी तरफ हेड होगा और जो लेस होगा उसकी तरफ टेल हो जाता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट एचएफ का आपको बताया गया, और वहां पर मैंने आपको ये भी जो बताया था वो भी याद रखना अगर कोई लोन पेयर है तो। फिर बताया गया इफ डायपोल मोमेंट इज जीरो, हाँ ये भी ध्यान देना, अगर किसी का डायपोल मोमेंट जीरो आ जाए, पूरा हिसाब जीरो आ जाए, इसका मतलब याद रखना भाई वो तो नॉन पोलर है। क्या हो जाता है वो कंपाउंड नॉन पोलर, उसमें कोई पोलरिटी नहीं आ रही। और अगर डायपोल मोमेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आ रहा मतलब कुछ ना कुछ पोलरिटी किसी न किसी डायरेक्शन में खींच रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप किसी एक पॉइंट को कई लोग खींच रहे हैं, तो कई जगह पर किसी एक पॉइंट पे कई फोर्स लग रहा है और पता चला नेट रिजल्टेंट जीरो आ गया, तो क्या किसी डायरेक्शन में खींचेगा, कहीं नहीं, वहीं पर रह जाएगा, है कि नहीं, तब तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर, और अगर कई लोग खींच रहे हैं लेकिन किसी एक डायरेक्शन में खींचता हुआ जा रहा है, इसका मतलब कि रुका नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जा रहा है। वैसे सेम यहाँ पर भी कह सकते हैं, अगर कई बॉन्ड्स वहां पर हैं, कई इधर उधर खींच रहे हैं और नेट हमें दिख रहा है कि वहां पर उनका हिसाब जीरो आ रहा है, किसी डायरेक्शन में नहीं खींच पा रहा है वैसे नेट, तो आप बताओ कि इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट जीरो, तो नेट उस पर कोई पोलैरिटी नहीं आई। हाँ एक एक बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी थी लेकिन नेट नहीं आया, तो वो नॉन पोलर कंपाउंड कहा जाएगा। हो सकता है बॉन्ड उसका पोलर हो लेकिन कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर हो। ये तो होता है ना, अगर मैंने कहा कि एक चीज को 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज क्या हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो सवाल आता है कि वहां पर क्या हो जाता है, फोर्स तो लग रहा है। अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा तुम तो क्या फोर्स लगा रहे हो, कह रहे हो हाँ फोर्स तो लगा रहे हैं, सामने वाले फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है लेकिन नेट जीरो है, वो बात। इसलिए मूवमेंट एक एक व्यक्ति के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा था लेकिन उस ब्लॉक के ऊपर नेट कोई फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले रहे थे, वही है। तो इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो मींस मॉलिक्यूल इज अ पोलर, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। इफ डायपोल मोमेंट इज जीरो, जीरो मतलब कि वो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट डायपोल की बात करते हैं, तो मैंने आपको अभी वहां पर बताया कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, सारी चीजें वही। और मैंने कहा था अगर म्यू 1 बराबर म्यू 2 बराबर म्यू आ जाता है, तो आप बताओ म्यू आर बराबर 2 cos थीटा बाई 2, और थीटा का इनके साथ रिलेशन देख रहे हैं भाई उल्टा होगा। हम एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। चलो यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि डाइक्लोरोबेंजीन का केस है, ठीक है। यहां पर ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इनका डायपोल ऐसे बनेगा, ये इनका डायपोल ऐसे बनेगा। और आपको मैं बता दूं इनके बीच का एंगल देखेंगे तो आपको कितना मिलता है, 60 डिग्री। ऐसे यहां पर ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, और इनके बीच का अगर आप एंगल देखेंगे, ऐसे आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो आपको 120 दिखता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इधर खींच रहे हैं भाई और ये इधर खींच रहे हैं, और अब इनके बीच का एंगल अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, आपको पता है इनके बीच का एंगल आप देखेंगे 180 आ जाता है, 60 120 180। तो बताओ जितना कम एंगल सबसे कम, आप खुद देखो यहाँ पर ये दोनों लोग खींच रहे हैं तो आपको यहीं पर कहीं पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर दोनों समान समान है तो कहीं पर नहीं जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, बराबर फोर्स 180 पे लग रहा है। तो बताओगे ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर
पैरा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग एक और केस देखते हैं। यहां पर करेब डायपोल मोमेंट, यहां पर आपको ऐसा केस है, ठीक है, Cl लगा हुआ है 1.5 dBi, देन डायपोल मोमेंट करे इनका बताओ क्या होगा। देखो इसको अगर सॉल्व किया जाए, आपको पता है डायपोल यहां पर ऐसा जनरेट हो रहा था, इनकी वजह से इतना है, और यहां पर आपको तो वही क्लोरीन वही कार्बन के बीच में, मतलब यहां पर भी 1.5 डी होगा, और यहां पर भी जो खींच रहा है वहां पर 1.5 डी होगा। लेकिन अब आप देखें ये दो लोग लग रहे हैं, अब हमको यहाँ बीच में कहीं पर मिलेगा, और इनके बीच का एंगल कितना होगा 60। तो सेम डायपोल है, एक दूसरे के 60 डिग्री पे लग रहा है, तो हमने फॉर्मूला बताया, अगर सेम होगा 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर म्यू आर रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे 2 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 जो लग रहे हैं उस पर, कॉस थीटा बाई 2 आपको पता है 60 है, 60 बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ जाती है √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा यहाँ पर √3 1.5। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर, आज समझ में। तो ये डायपोल मोमेंट क्या था उसको देखें हम लोग यहाँ पर, अगले लेक्चर पे क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन होगा। अगर डायपोल मोमेंट को हम अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हम और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर क्या करते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।